नमस्कार, मैं रहबर से बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन की। इंडिया गठबंधन में शीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेश की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के बयान से मचे हड़कंप की। और अंत में बात होगी अयोध्या में राम मंदिर में हो रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारियों की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। हालांकि इससे पहले आप सभी को एडीटीवी 72 चैनल की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही आप सभी से विनती है, निवेदन है, दरख्वास्त है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो सब के सब ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी मदद होगी। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हाँ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकली हो उसको अपार जन समर्थन मिल रहा है। वो मणिपुर जहाँ पर शाम 6 बजते ही सन्नाटा छा जाता है, लोग अपने अपने घरों में दुबक जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे लगभग 3 महीने से हिंसा फैली हुई है, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। दो समुदायों के बीच में हो रहे खूनी संघर्ष के बीच राहुल गांधी ने बड़ा निर्णय लिया था कि उनकी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो कहीं और से नहीं बल्कि मणिपुर के जो हिंसाग्रस्त क्षेत्र है, हिंसाग्रस्त राज्य है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल से निकाली जाएगी। हालांकि इसके ऊपर काफ़ी पेच भी लगा, शुरुआती दौर में इसके ऊपर रोक भी लगाने का काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने अपने कदम के पीछे नहीं हटाया और पूरी तरीके से वो इस बात के ऊपर जोर देते रहे कि वो निकालेंगे तो मणिपुर से ही अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को निकालेंगे। ऐसा इसलिए ताकि हिंसाग्रस्त क्षेत्र में जो लोग हैं, जो परेशान हैं और हिंसा से परेशान हैं, उनको उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर सकें, उनके दिलों को आपस में जोड़ सकें। राहुल गांधी को सफलता भी मिली और हालांकि इम्फाल से तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं निकल सकी, दूसरे स्थान से निकली और समय से लगभग 3 जो निर्धारित समय 12 बजे था, उसके लगभग 3 घंटे पश्चात निकली थी 1 दिन पहले। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाले गए उसमें सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली कि शाम 6 बजे जिस अम, मणिपुर के सड़कों पर गलियों में सन्नाटा छा जाता था और लोग अपने-अपने घरों में दुबक के बैठ जाते थे कि कहीं हिंसा ना हो जाए, कहीं मार ना दिया जाए। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर इतना उत्साहित थे कि देर शाम तक सड़कें और गलियाँ आबाद रहीं, लोग बड़ी संख्या में राहुल गांधी के पास पहुँच गए, उनके सुनने के लिए पहुँचे। और ये वजह से देर हो जाने के चलते ही जो जिस यात्रा को नागालैंड रात में पहुँच जाया था, लेकिन वो नागालैंड नहीं गई बल्कि मणिपुर में ही रात में विश्राम किया गया। आज जब मणिपुर के दूसरे स्थान से नागालैंड की तरफ रवाना हुई तो वहाँ पे राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर मन की बात करने नहीं बल्कि मन की बात सुनने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिली कि पुरुषों के तुलना में महिलाओं की संख्या बहुत ही अधिक थी और वे सब के सब राहुल गांधी को सुनने आए थे। उनका कहना था कि हमको राहुल गांधी बहुत पसंद हैं, बहुत प्यारे लगते हैं और हम सब हिंसा से त्रस्त हो चुके हैं, ग्रस्त हो चुके हैं। ऐसे में हम सब की ये उम्मीद है, कामना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो सफल हो। सफलता तो इसमें भी देखने को मिली कि क्योंकि इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों के शीर्ष नेता भी इसमें शामिल हुए। गठबंधन जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल निकाली गई, उसमें चाहे जदयू है, राष्ट्रीय जनता दल है, सीपीआई है, सीपीएम है, के अलावा कई अन्य दलों के नेता भी उसमें शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के कई नेता, वरिष्ठ नेता जो हैं, वो भी उसमें जो दिग्गज नेता है, वो भी शामिल होते राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत हों, सचिन पायलट हों, के अलावा कई अन्य नेता भी उसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। बहरहाल, अभी तो ये शुरुआत है और इस शुरुआती दौर से जिस प्रकार से जन समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में चिंता व्याप्त हो गई है। ज़ाहिर-सी बात है कि चिंता व्याप्त तो होनी ही है क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, 2 ही 3 महीने के पश्चात लोकसभा चुनाव होना है। हालाँकि कांग्रेस पार्टी हो, चाहे गठबंधन दल हो, सभी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है बल्कि वैचारिक यात्रा है और न्याय के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। आपसी आपस में प्रेम भावना, भाईचारा की डोर मजबूत करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से गठबंधन दल के जो गठबंधन के अन्य दल हैं, उनके नेता जिस प्रकार से इसमें शामिल हो रहे हैं, इसको देखते हुए ये वैचारिक कम राजनीतिक ज़्यादा लगती है। बहरहाल, ये तो आने वाला समय बताएगा कि अभी इस यात्रा से और भी कितनी सफलता और हासिल करेगी और जब ये महाराष्ट्र में मार्च में पहुँचकर संपन्न होगी, तो उसके पश्चात होने वाले लोकसभा चुनाव में इस यात्रा का कितना असर पड़ेगा। हालाँकि इसको लेकर पूरी तरह से जो गठबंधन दल के नेता हैं, वो आश्वस्त हैं कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को काफ़ी लाभ मिलने के लिए जा रहा है। फिलहाल सबकी निगाहें जो हैं वो
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर लगी हुई है कि जैसे-जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे जन समर्थन जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, क्या इस जन समर्थन को वोट में बदला जा सकता है या वोट में बदल जाएगा, ये भी आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सबकी निगाहें जो हैं वो इंडिया गठबंधन के घटक दलों के शीट शेयरिंग को लेकर भी लगी हुई हैं, क्योंकि शीट शेयरिंग को लेकर अभी भी अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में और पंजाब में, उत्तर प्रदेश में पेच फँसा हुआ है। क्योंकि अखिलेश यादव 8 से ज़्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं हैं। वही हाल पश्चिम बंगाल का भी है, जहाँ पर 6 से 8 सीटें ही ममता बनर्जी कांग्रेस को देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा 1 दिन 2 दिन पहले जो वर्चुअल बैठक हुई थी घटक दलों के शीर्ष नेताओं की, उसमें एक निर्णय ज़रूर लिया गया था कि जिस स्थान पे भारतीय जनता पार्टी नहीं है या अत्यंत कमज़ोर है, वहाँ पे वे आपस में ही लड़ेंगे। उसकी वजह भी ये है कि अगर इंडिया गठबंधन का सिर्फ़ एक प्रत्याशी ही भाजपा के खिलाफ खड़ा होता है, तो हो सकता है कि वहाँ की जो मौजूदा सरकार है, उनके विरोध में जो वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाए, जिसका सीधा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को मिले। ऐसे में ये चीज़ जो है पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, पंजाब हो और दिल्ली हो, और इन चारों राज्यों में मुख्य रूप से देखा जा रहा है कि यहाँ पर आपस में ही इंडिया गठबंधन के दल जो है वो आमने-सामने होंगे। बहरहाल फिलहाल शीट शेयरिंग को लेकर पेच फँसा हुआ, हालाँकि ये दावे किए जा रहे हैं कि 2-3 दिन में शीट शेयरिंग को लेकर सारी जो समस्याएँ हैं, जो पेच हैं, उनकी गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा और आने वाले दिनों में इसकी घोषणा भी शीघ्र ही कर दी जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार वार्ता कर रहे हैं शीर्ष नेताओं के साथ। बहरहाल देखना तो ये होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर कितना हल होता है और अभी भी कितनी दरारें पैदा होंगी। बहरहाल तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सबकी निगाहें जो हैं इसके ऊपर लगी हुई हैं। निगाहें तो इस समय मध्य प्रदेश की भी लगी हुई हैं, जहाँ पे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ही सरकार को घेर रखा है और केंद्रीय नेतृत्व को भी चिंता में डाल दिया। शिवराज सिंह चौहान लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रिजेक्ट मुख्यमंत्री नहीं उनके लड़के, उनके बेटे ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो अपने अधिकार को हासिल करके ही रहेंगे। एक दिन पहले जो बैठक हुई थी वहाँ पर मध्य प्रदेश में, वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि विधानसभा का चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पे नहीं बल्कि लाडली बहना के ऊपर लड़ा गया था और लाडली बहना का ही नतीजा रहा जो उन्हें इतनी ज़्यादा सीटें मिली और मध्य प्रदेश में वापस से सरकार बनी। ऐसा कह के शिवराज सिंह चौहान ने एक बात लोगों के सामने ला दिया है कि जो चुनाव जीते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर नहीं, बल्कि उनके लाडली बहना जो योजना थी उसके ऊपर उनको चुनाव में जीत हासिल हुई है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने एक चीज़ और भी बात कह कर लोगों को चौंका दिया है और ख़ासकर केंद्रीय नेतृत्व को चिंता में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि वो छोटे लकीर नहीं बल्कि बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं और बड़े पद के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका मतलब है क्या उनकी निगाह जो है केंद्र की प्रधानमंत्री सीट के ऊपर है, इसको लेकर भी चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया। बहरहाल जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान लगातार हमलावर हो रहे हैं, उनके बेटे भी हमलावर हो रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में नुकसान हो सकता है, नुकसान तो राजस्थान में भी हो सकता है, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी भाजपा से दूरी बनाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कांग्रेस में या इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। अगर ऐसा होता है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी तगड़ा झटका लगेगा। अब अंत में बात किया जाए 22 जनवरी की, जो सबकी निगाहें लगी हुई हैं, जबकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। कार्यक्रम को अत्यंत भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक दिन पहले यानी 14 जनवरी से ही तीर्थ स्थलों पर जितने भी तीर्थ हैं, छोटे से लेकर बड़े मंदिर मठ तक के साफ सफाई अभियान तेजी के साथ शुरू हो गया है। भजन कीर्तन हवन पूजन का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गया। विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू हो चुके हैं। अब सबकी निगाहें 22 जनवरी को हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होगा। हालांकि इस आयोजन के ऊपर शंकराचार्यों ने पानी फेरना शुरू कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अभी मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सही नहीं है, अनुचित है, अनहोनी है। उन्होंने इस सनातन धर्म के विरोध ये बताया है कि सनातन धर्म के अनुसार ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम नहीं हो रहा है, इसलिए शंकराचार्य इसमें भागीदारी नहीं कर रहे हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले समय में अभी और क्या-क्या होता है, तो किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बेहतर ढंग से निपटाया जाएगा, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बस तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।